आज मैं कोई फिल्म नहीं देख सकती। मुझे 10 मिनट में निकलना है। आरती नागभाव सिकोड़ते हुए मेरी इनोवा में आ बैठी। मैं उसे लेने उसके होटल आया था। मेरे पास रॉक ऑन के 7:30 बजे के शो के टिकट थे। तुम्हें इन टिकटों के पैसे वापस मिल जाएंगे। मैंने टिकट फाड़ दिए। गोपाल, उसने कहा, क्या कर रहे हो? मुझसे पूछे बिना टिकट नहीं लेना चाहिए थे। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राघव के कारण। मुझे अभी उसके पास जाना पड़ेगा। क्या? मैं राघव के बारे में बात नहीं करूंगी। ये नियम किसने बनाया है मिस्टर मिश्रा? मैंने। लेकिन अभी मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि तुम हमारा प्लान क्यों कैंसिल कर रही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी तुम मुझे घर पर छोड़ सकते हो? डीएम के बंगले पर, मैंने ड्राइवर से कहा। अपने तक ही रखना, ओके? आरती ने कहा। उसने मुझे कहा है कि मैं किसी को नहीं बताऊं, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं, है ना? क्या मुझे इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो या नहीं? मैंने कहा। ठीक है, तो बात यह है कि राघव की नौकरी चली गई है, उसने कहा। क्या? मैंने कहा। मेरे मन में खुशी की एक गर्म गुदगुदाहट दौड़ गई। आई एम शॉक्ड। दैनिक वाले तो उसे अपना स्टार रिपोर्टर मानते थे, आरती ने कहा। क्या उन्होंने कोई कारण बताया कि वे उसे बाहर क्यों कर रहे? मैंने कहा। कारण तो उसके पास ही बैठा हुआ था। पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। उसने बस इतना ही कहा कि मैनेजमेंट ने उससे नौकरी छोड़ देने को कहा। मंदी? मैंने झूठ मूठ की चिंता जताते हुए कहा। मंदी के दिनों में खर्च कम करने के लिए इसी तरह स्टाफ में कटौती की जाती है। लेकिन एक रिपोर्टर को बाहर करके कितना खर्चा घटाया जा सकता है? और फिर दैनिक तो बहुत अच्छा चल रहा था। कार आरती के घर पर पहुंच गई। क्या वो तुम्हारे घर पर है? मैंने पूछा। वो कार से बाहर निकल गई। उसने सिर हिलाकर इंकार किया। मुझे उससे मिलने जाना होगा, लेकिन मैं पहले घर आकर चेंज करना चाहती थी। उसकी आवाज से क्या लग रहा था? वो अपसेट था? मैंने पूछा। वो बहुत बहुत गुस्से में था, आरती ने कहा और बाहर चली गई। मुझे राघव को फोन नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मैं आधी रात को उसे फोन लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं देखना चाहता था कि क्या अब बेरोजगार होने के बाद भी वो पहले जैसे दिलेर बना रह सकेगा। मैंने दाएं हाथ में विस्की का एक बड़ा सा गिलास था और बाएं हाथ में फोन। मैंने सोचा था कि वो मेरा फोन नहीं उठाएगा, लेकिन उसने जल्दी ही मेरा फोन उठा लिया। तुम चाहते हो कि मैं एक बार फिर माफी मांगूं? ये उसके पहले शब्द थे। हाय राघव, मैंने शांत आवाज में कहा। क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक। तुम्हें इतनी रात गए फोन लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मुझसे अपसेट मत हो, मैंने कहा। हम केवल उन लोगों के बारे में अपसेट होते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं, राघव ने कहा। तुम अपने जॉब की तो परवाह करते थे ना? बाय राघव, उसने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हमारे बारे में उटपटांग बात मत लिखना। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना काम कैसे करूं। अरे हां, तुम मुझसे पूछते भी कैसे? एक बीएचयू पास आउट मुझ जैसे गवार से राय लेगा? वो चुप रहा। मैंने अपना गिलास भरा। विस्की के कारण मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था जितना पहले कभी नहीं। सवाल एजुकेशन का नहीं है। सवाल इस बात का है कि तुम किस तरह के आदमी बन गए हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। अमीर, कामयाब, तुम्हें भरोसा नहीं होता है ना? जबकि जिस आदमी ने जेईई क्लियर कर लिया था वो आज बेरोजगार है। मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और मैं तुम्हारे उस विधायक को बताऊंगा कि किसी अखबार के दैनिक को नौकरी से बाहर करवा देने का यह मतलब नहीं होता कि वो सच पर पर्दा डालने में कामयाब हो जाएगा। मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूं राघव, मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैंने जवाब में केवल फोन रखने की क्लिक सुनाई दी। रेवोल्यूशन 2020, आरती ने कहा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में भर रखा था और उसकी कोहनियां टेबल पर तिकी थीं। हम रमाडा होटल की कॉफी शॉप में आए थे। यह उसका ऑफ डे था, लेकिन वो रेगुलर कपड़ों में कस्टमर की तरह रेस्टोरेंट्स में आ सकती थी। वेटर्स उसे पहचानकर मुस्कुरा देते और वो भी मुस्कुराकर जवाब देती। राघव का जॉब छूटने के बाद से वो मुझसे ज्यादा नहीं मिल पा रही थी। आखिर उसके वीकली ऑफ के दिन मैंने उसे मिलने के लिए राजी कर लिया। मतलब? मैंने कहा। यह मत पूछो। रेवोल्यूशन 2020, जब मैं तुमसे ये कहूं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ये क्या हो सकता है? वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी पलकें झपकी। मैंने देखा कि एक सिंपल सी ऑरेंज टी शर्ट और काली जीन्स में भी वो कितनी आकर्षक लग रही थी। एक नया रेस्टोरेंट रमाडा खोल रहा है। वो हंस पड़ी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने कहा। आखिर ये रेवोल्यूशन 2020 है क्या? ये एक नया अखबार है, राघव का अखबार। उसका खुद का अखबार? मैंने हैरत से कहा। हाँ, उसने तय किया है कि अब वो और कोई जॉब नहीं करेगा। वैसे राघव अगर चाहता तो उसे वाराणसी में कोई मीडिया जॉब नहीं मिल सकता था, कम से कम टॉप के अखबारों में तो कतई नहीं। शुक्ला जी ने सभी बड़े संपादकों को उसे नहीं लेने के बारे में कह दिया था। निश्चित ही आरती को यह सब नहीं पता था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि राघव की नौकरी क्यों गई। राघव ने कहा कि दैनिक ने उसे बिना कोई कारण बताए नौकरी से बाहर कर दिया। क्या यह ठीक है? उसने कहा। हर जगह राजनीति होती है, वो धीरे धीरे सीख जाएगा कि कैसे फिट हो जाए।
लेकिन वो फिट नहीं होना चाहता, वो जर्नलिज्म को बदल कर रख देना चाहता है, वो उसके नाखून पहने करना चाहता है, आरती ने कहा। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी के साथ ही वेटर्स ने हमें ताज़ा बेक की हुई कुकीज़ और मफ़िन्स भी दिए। क्या हमने ये सब ऑर्डर किया था? कॉन्टैक्ट्स, उसने कहा और मुझे देखकर आंख मार दी। लेकिन वो अखबार कैसे शुरू कर सकता है? मैंने कहा। उसके लिए तो पैसा चाहिए। सवाल पैसे का नहीं, कंटेंट का है, आरती ने कहा और कॉफ़ी की एक चुस्की ली। उसके होंठों पर झाग की एक हल्की सी परत लगी रह गई। आरती, तुम वाकई इन बातों में यकीन करती हो? तुम तो प्रैक्टिकल लड़की हो। इट्स फाइन गोपाल, तुमने भी तो कॉलेज खोला, तो वो अखबार क्यों नहीं निकाल सकता? मेरे पीछे कोई मेरी मदद करने वाला था, विधायक शुक्ला, जिसके पास पैसा और कनेक्शंस थे। वो उससे नफरत करता है। राघव कहता है कि शुक्ला से ज्यादा भ्रष्ट राजनेता वाराणसी में कोई दूसरा नहीं हुआ। ये तो केवल अटकलबाजी है, मैंने कहा। या कोई नया मैया, कोई ऐसा कामयाब आदमी आया है जिसकी आलोचना नहीं हुई हो? शुक्ला हाई प्रोफाइल है और लगातार आगे बढ़ रहा है, इसीलिए लोग उसे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब राजनीति पर बात करना बंद करते हैं, आरती ने कहा। हमारे परिवार में मेरे दादाजी के साथ ही राजनीति की परंपरा खत्म हो गई है। तुम चाहो तो राजनीति ज्वाइन कर सकती हो, मैंने कहा। लोग अब भी तुम्हारे दादाजी को याद करते हैं? उसने अपना हाथ उठाया और झूठ मूठ में नारे लगाते हुए कहा, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको कॉफी के साथ मुफ्त कुकीज दूंगी। फिर वो मुस्कुरा दी। नो थैंक्स, मैं रमाडा में ही खुश हूं। मैं भी मुस्कुरा दिया। एनीवे, तो आखिर वो एग्जैक्टली किस तरह अपनी रेवोल्यूशन शुरू करेगा? रेवोल्यूशन क्या बताया था तुमने? रेवोल्यूशन 2020, यही उसका मकसद है। उसका मकसद है कि साल 2020 तक भारत में क्रांति हो, नौजवानों के हाथ में सत्ता हो। हम क्रिटिकल सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे और एक नया सिस्टम बनाएंगे। और वो इस क्रांति की शुरुआत वाराणसी से करेगा, मैंने ज्यादा से ज्यादा अविश्वास प्रकट करते हुए कहा। यस ऑफ कोर्स, बड़े शहरों के बच्चों को सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें अच्छे कॉलेज मिलते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती हैं। ऐसे में क्रांति तो किसी छोटे शहर से ही शुरू होगी। उसने कम से कम तुमको तो राजी कर ही लिया है, मैंने कहा। इससे बेहतर और क्या होगा कि हम एक ऐसे शहर से शुरुआत करें जो लोगों को तन मन से शुद्ध करने के लिए जानी जाती है, उसने कहा। वो बहुत जोशो खरोश से बातें कर रही थी। शायद उसे राघव की यही बात अच्छी लगती थी। उसे जिंदगी के प्रति उसका जज्बाती रवैया अच्छा लगता था, फिर चाहे वो कितना ही हवा हवाई क्यों ना हो। वैसे भी लड़कियां वास्तविकता को इतना पसंद नहीं करती, ना ही व्यावहारिक सवालों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी होती है। लेकिन यह अखबार चलेगा कैसे? क्रांति होने तक प्रिंटिंग, कागज और प्रचार का पैसा कौन देगा? वो बहुत जल्दी गंभीर मुद्रा में आ गई। शुरुआत में ये एग्जैक्टली किसी अखबार जैसा नहीं होगा। ये बहुत कुछ न्यूज़लेटर की तरह होगा, केवल एक बड़ी सी शीट। ओके, मैंने उसे अपनी बात आगे बढ़ाते रहने को कहा। पेपर के एक तरफ मैट्रिमोनियल्स होंगे। वाराणसी के लोग शादी तय करना बहुत पसंद करते हैं, तो वो स्थानीय वर वधुओं के लिए वहां विज्ञापन छापेगा। शुरू में विज्ञापन मुफ्त होंगे, बाद में वो उनके लिए पैसे लेगा। शायद वो नौकरियों के कुछ विज्ञापन भी छापेगा। लोग किसी स्थापित अखबार में विज्ञापन देना क्यों नहीं चाहेंगे? रेवोल्यूशन 2020 के विज्ञापनों के रेट्स बहुत कम होंगे और वे पूरी तरह स्थानीय होंगे। लोग अपनी गली में भी वर वधु की खोज कर पाएंगे। मैंने सिर हिला दिया। अखबार के दूसरी तरफ राघव स्थानीय खबरें छापेगा, और चूंकि ये कोई प्रॉपर अखबार नहीं होगा, इसलिए राघव बेधड़क होकर और स्टिंग ऑपरेशंस कर सकेगा। हाँ, उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने सहमति जताते हुए कहा। तो बस इतनी ही बात है। छपाई की लागत बहुत कम होगी, क्योंकि शुरुआत में हम केवल एक ही बड़ी शीट छापेंगे। वो शुरुआती विज्ञापनों के लिए मंदिरों से संपर्क करेगा। देखते हैं। तुम्हें नाम पसंद आया? मैंने कंधे उचका दिए। वो अपना मफिन कुतरने लगी। सभी की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है गोपाल, आरती ने कहा। उसके मुंह में मफिन भरा हुआ था। तुम्हारे पास अपना कॉलेज है, उसके पास अपना ये अखबार होगा, लेकिन ये अखबार कभी पैसा नहीं कमा सकेगा, मैंने कहा। तो क्या हुआ? उसने अपना मफिन मेरी ओर लहराते हुए कहा। पैसा सब कुछ तो नहीं होता। जब हम किसी 5 स्टार होटल में केक खा रहे हैं तब ये कहना आसान है, मैंने कहा। वो बनावटी हंस दी और अपना मफिन नीचे कर लिया। मुझे तो पैसा पसंद है, मैंने कहा। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेरी तो सीधी सोच है, चाहे पैसा हो या रेवोल्यूशन, सभी को अपने दिल की बात सुननी चाहिए। कभी कभी आपका दिल आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, मैंने कहा। वो रुक गई और मेरी ओर देखा। वो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम फिर से तीर छोड़ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मैंने बिल बुलवा लिया। बिल पर 20% स्टाफ डिस्काउंट था। हम लॉबी में चले आए। क्या तुम्हें जल्दी जाना है? मैंने कहा। कोई बहुत जल्दी तो नहीं है। क्यों, क्या नत है?
मैंने साल भर से नाव की सवारी नहीं की है। 80 घाट के मेरे फेवरेट बोटमैन फूलचंद ने मुझे दूर से ही पहचान लिया। मुझे फॉर्मल सूट में देखकर उसे अच्छा लगा। उसने हमारे लिए नाव खोल दी। मैंने नाव पे चढ़ने में आरती की मदद की और फूलचंद को 1000 रुपए की टिप दी। उसने मेरे हाथ में कागज की एक छोटी सी पुड़िया थमा दी। ये क्या है? अच्छी चीज है, मैं इसे अघोरी साधुओं से लाया हूं। आपके पास माचिस होगी? मैं समझ गया कि उसने मुझे क्या दिया था। आरती भी समझ गई और मुझे देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। मैंने पान की दुकान से कुछ सिगरेटें और माचिस खरीद ली। मैंने पानी में चप्पू चलाना शुरू कर दिया और आरती और मैं धीरे धीरे घाट से दूर जाने लगे। कितना समय हो गया, मैं इसे बहुत मिस करती थी राघव, उसने कहा। गोपाल, मैंने बिना उसकी ओर देखे उसकी गलती सुधारते हुए कहा। क्या? मैंने राघव कह दिया? ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, मैंने कहा। मैं नाव को नदी के दूसरे किनारे की ओर घेने लगा। मुझे चप्पू चलाने में मुश्किल आ रही थी। अब मेरी बाहें उतनी मजबूत नहीं रह गई थीं जितनी वे पहले हुआ करती थीं। पहले मैं अक्सर नाव चलाया करता था। वाराणसी के मुख्य घाट एक दूसरे तक मंदिरों और पुरानी इमारतों से भरे पड़े हैं। नदी की दूसरी तरफ मौजूद नर्म रेत के किनारे उनकी तुलना में ज्यादा अकेलेपन से भरे लगते हैं। उस तरफ चाय की एक छोटी सी दुकान थी जो कभी कभार उस तरफ चले आने वाले पर्यटकों को चाय पिलाती थी। मैंने एक पेड़ के तने से नाव बांध दी। शाम के सूरज के कारण वाराणसी का आकाश नारंगी हो गया था। कुछ देर चहलकदमी करते हैं, आरती ने बहती हवा को महसूस करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए कहा। हमने दूसरी तरफ मौजूद चहल पहल भरे घाट को देखा। हमें वहां बहुत कुछ होता नजर आ रहा था, लेकिन हम कुछ सुन नहीं पा रहे थे। हम कुछ देर टहलते रहे और फिर चाय की दुकान में जाकर स्टूल्स पर बैठ गए। फूलचंद ने जो दिया है वो पियोगे, यदि तुम्हें ऐतराज ना हो तो, मैंने कहा। उसने कंधे उचका दिए। मैंने सिगरेट का पैकेट खोल लिया, उनमें से एक सिगरेट की तंबाकू बाहर निकाल दी और उसमें सूखी चरस डाल दी। फिर मैंने सिगरेट सुलगाई और एक कश भरा। मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर मना किया। उसके फोन की घंटी बजी। उसने बैग से फोन निकाला। स्क्रीन पर नजर आ रहा था, राघव कॉलिंग। श्श, चुप रहना, उसने मुझे इशारा किया। हाय, उसने फोन उठाकर कहा। फिर वो कुछ देर तक राघव की बातें सुनती रही। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पेपर में पंडित जी की तस्वीरें डाल दो, वे बहुत खुश हो जाएंगे। वे तुम्हें शादी लायक सभी लड़के लड़कियों की लिस्ट दे देंगे, उसने कहा और खिलखिला दी। हाँ, उसने अपनी बात जारी रखी। मैं अभी होटल में ही हूँ। ये बहुत खराब इंडस्ट्री है, ऑफ डे पर भी काम करना पड़ता है। हाँ, पूरी बस भरकर फ्रेंच टूरिस्ट आधम के हैं। उसने बात करते करते मुझे इशारा किया कि मैं धैर्य रखूं। मैंने सिर हिला दिया। मैं आकाश की ओर देखने लगा जिसका रंग अब गहरा हो रहा था। यस बेबी, आई मिस यू, आरती ने कहा और फोन रख दिया। फिर वो सिगरेट का टुकड़ा ढूंढने लगी। क्या? मैंने कहा। मुझे भी एक कश लेना है। पागल हो गई हो क्या? क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं? तुम तो बिल्कुल वाराणसी के पुरुषों की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारे मुंह से उसकी बू आएगी। मैं सीधे जाकर शावर ले लूंगी और फिर आखिर बनारसी पान किस लिए बने हैं? मैं घर जाने से पहले एक जीत पान खा लूंगी, उसने कहा। मैंने उसे सिगरेट का टुकड़ा दे दिया। उसने कुछ कश लिए। ऐसा तो लगता नहीं कि मुझ पर इसका कोई असर हुआ हो, उसने भुनभुनाते हुए कहा। हमने चाय पी और उठ खड़े हुए। वो नदी के पास चली आई। आओ पानी में आरती के दिए देखते हैं, उसने कहा। देर हो गई है, मैंने कहा। हमें अब चलना चाहिए। मुझे यहां अच्छा लग रहा है, आओ ना, उसने कहा और रेत पर बैठ गई। फिर वो धरती को थपथपाने लगी। मैं भी उसके पास बैठ गया। तुम्हारा फोन फिर उठ जाएगा, मैंने कहा। बजने दो, उसने कहा। जब वो दैनिक में काम करता था तब कभी मुझे कॉल नहीं करता था। अब चूंकि वो फ्री है इसलिए फोन लगाता रहता है। उसका रेवोल्यूशन 2020 शुरू होने तक रुको। क्या वो वाकई उसके बारे में सीरियस है? मैंने अविश्वास जताते हुए कहा। अरे हाँ, 2 हफ्ते बाद उसका पहला अंक छपकर आ रहा है। मैंने अपनी सिगरेट खत्म की और पवित्र गंगा को निहारने लगा। पूरी दुनिया इस नदी में अपने पाप धोने आती है। क्या उन्होंने कभी सोचा कि वे जो पाप पीछे छोड़ जाते हैं उनके साथ वाराणसी के लोग कैसे जीते होंगे? चरस ने मुझे फिलॉसफिकल बना दिया था। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपने आप को वापसी के लिए तैयार करने लगा। आरती ने मेरा दाहिना हाथ उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। मैंने उसकी ओर हैरत से देखा। अच्छा लग रहा है ना, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, लेकिन मैंने अपना हाथ भी नहीं खींचा। आकाश में चांद उगाया था। पूर्णिमा की रात है, उसने धीमे से कहा। हमारे नीचे रेत थी, उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। अचानक वो जल्दी जल्दी आंखें झपकाने लगी। यू ओके? मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया, लेकिन वो अब भी अपनी आंखें झपका ही रही थी। रेत का एक कण
उसकी आंखों में चला गया था। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अपनी आंखें खोलो, मैंने कहा। उसने फिर सिर हिला दिया। आंखें खोलो आरती। मैंने दोनों हाथों से उसका सिर थाम रखा था। उसने अपनी दाईं आंख खोली। मैंने उसमें फूंक मार दी। तुम ठीक हो, मैंने कहा। उसने हामी भरी। उसकी आंखें फिर मुंद गईं। मैंने उसे सिसकते हुए सुना। तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या, मैंने कहा। अब वो सुबकने लगी और मेरे कंधे पर अपना माथा टिका दिया। क्या बात है आरती? मुझे राघव के बारे में डर लग रहा है, कहीं वो जिंदगी में नाकाम ना हो जाए। मैंने उसके सिर को थामे रखा। उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया। उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में दिलासा देना अजीब था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि वो इतने करीब थी। वो ठीक हो जाएगा। मैं उसे नफरत जरूर करता हूं, लेकिन वो काबिल लड़का है। उसे कुछ नहीं होगा। वो बस थोड़ा सा गैर व्यवहारिक है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, मैंने कहा। उसने अपना सिर उठाया। वो मेरी ओर भरोसे के साथ देख रही थी। मैं उसके बालों को सहलाता रहा। तुम मेरी कितनी केयर करते हो, मैं ये मिस करती हूं, उसने कहा। हमारे चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। मैं उसके इतने करीब होने के कारण स्तब्ध रह गया था। मैं कुछ बोल नहीं सका। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं ऐसी बातें कर सकूं। थैंक यू, उसने कहा। गंगा की बूंदें हम पर पड़ रही थीं। मैं अपने चेहरे को आगे बढ़ाने से रोक नहीं पा रहा था। हमारे होंठ मिले। उसने मुझे नहीं चूमा, लेकिन वो पीछे भी नहीं हटी। लेकिन जल्द ही, बहुत जल्दी, उसने मुझे पीछे ढकेल दिया। गोपाल, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ हद तक मुझे यही उम्मीद थी। वास्तव में मैं तो चाहता था कि वो मुझ पर और नाराज हो। जारी हर है। ये रातों रात नहीं होगा। ये तब तक भी नहीं होगा जब तक कि कोई वास्तविक संघर्ष शुरू नहीं हो जाता। जैसे जैसे भारत की युवा आबादी बढ़ती जाएगी, हमें और अधिक कॉलेजेस और अधिक जॉब्स की दरकार होगी। जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में कॉलेज और जॉब्स नहीं होंगी। तब लोग समझ जाएंगे कि उन्हें कौन बेवकूफ बना रहा है। इसमें 10 साल लग सकते हैं। मैं इसे रेवोल्यूशन 2020 कहता हूं। वो साल जब ये क्रांति होगी, वो क्षण जो आखिरकार हमारे देश की गंदगी को साफ कर देगा, जब इंटरनेट देश के सभी कॉलेजों को कनेक्ट कर देगा, जब हम हड़ताल पर चले जाएंगे, सब कुछ ठप हो जाएगा। तब तक के लिए, जब तक ये कोई रास्ता नहीं निकाल लिया जाता, जब देश के युवा अपनी क्लासेस और अपने दफ्तर छोड़कर सड़कों पर उतर आएंगे, जब भारतीयों को न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा, और ये सब वाराणसी से शुरू होगा। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं रेवोल्यूशन 2020। आपका राघव कश्यप, संपादक। जब मैंने लेख के नीचे किसी नौसिखिए द्वारा बनाया गया भारत का एक नक्शा देखा तो मुझे हंसी आ गई। नक्शों में वाराणसी पर एक डॉट लगा था और तीर के निशान उसे दूसरे शहरों से कनेक्ट कर रहे थे। नक्शों के साथ ही एक छोटा सा रेवोल्यूशन 2020 संभावित योजना भी अटैच थी। अलग अलग शहरों में ऐसे कॉलेजों को सूचीबद्ध किया गया था जहां से क्रांति शुरू होनी थी। मेरा अकाउंटेंट खातों पर मेरे दस्तखत लेने के लिए आया। मुझे मुस्कुराता देखकर वो सोच में पड़ गया। क्या हुआ सर, जोक्स पढ़ रहे हैं? उसने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। फ्रंट पेज पर यह खुलासा भी किया गया था कि वाराणसी की प्रियाकर्म की सामग्री की दुकानों में चंदन की लकड़ी के नाम पर नकली लकड़ियां बेची जा रही हैं, जिन पर सिंथेटिक परफ्यूम से स्प्रे कर दिया जाता है। मेरे अकाउंटेंट ने गुलाबी रंग का वो पेपर देखा। ये कोई विज्ञापन है या पोस्टर? उसने पूछा। पता नहीं ये क्या है, मैंने कहा। मैंने रेवोल्यूशन 2020 को पलटा और अपनी हंसी नहीं रोक पाया। जहां फ्रंट पेज पर बड़े बड़े धमाके किए गए थे, वहीं बैक पेज पर वैवाहिकों के विज्ञापन थे। मैं एक विज्ञापन को जोर से पढ़ने लगा। आवश्यकता है 25 वर्षीय वर्ग के लिए सुंदर, सुशिक्षित, गोरी, घरेलू कुंवारी लड़की की। लड़का कान्यकुब्ज ब्राह्मण और इंजीनियर है और एक स्थायी सरकारी नौकरी कर रहा है। लड़की संयुक्त परिवार में निभा सकने वाली और पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करने वाली होनी चाहिए। मैंने अपने अकाउंटेंट को राघव का पेपर थमा दिया। आप अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं सर? उसने कहा। मैंने उसे इस तरह देखा जैसे मैंने उसकी इस बात से खुद को बहुत अपमानित महसूस किया हो। सॉरी सर, उसने कहा। सर, हमारे पास एडमिशन के लिए कुछ और रिक्वेस्ट आई हैं। उसने विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा। हमारी सभी सीटें भर चुकी हैं। मैंने कहा। तुम ये बात जानते हो, हमें जितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देने की अनुमति मिली है, उतने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पहले से ही हो चुके हैं। सर, यदि AICTE एडजस्ट कर सके तो। मैंने गहरी सांस ली। और कितने स्टूडेंट्स हैं? 5, 10, उसने कहा। ज्यादा से ज्यादा 20। सभी का एडमिशन कर लो, मैंने कहा। वक्त आने पर मैं AICTE से मैनेज कर लूंगा। जी सर, उसने कहा और ऑफिस से चला गया। मैंने गुलाबी रंग का वो पेपर फिर उठा लिया
उसे फाड़ा और गोल मोल करके डस्टबिन में फेंक दिया। हर शुक्रवार को मैं क्लासेस के राउंड्स लेता था। इससे पहले मैं 3 दिन की दाढ़ी बढ़ाकर रखता था ताकि कम से कम डायरेक्टर की उम्र का तो दिखूं। मैं एक क्लासरूम में घुसा जहां मैथ्स की क्लास चल रही थी। मुझे देखते ही प्रोफेसर ने लेक्चर देना बंद कर दिया। 40 स्टूडेंट्स की पूरी क्लास उठ खड़ी हुई। मुझे ये अच्छा लगता था। मैं 8 क्लासरूम में से कहीं भी जा सकता था और हर जगह ऐसा ही होता। पैसा, स्टेटस और पावर, लोग इन चीजों को भले ही कितना भी बुरा बताएं, लेकिन इन चीजों से आपको जिंदगी में सम्मान मिलता है। कुछ साल पहले मैं एडमिशन लेने के लिए कैरियर फेज में मारा फिर रहा था और आज मेरे आते ही सैकड़ों स्टूडेंट्स अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। गुड आफ्टरनून डायरेक्टर सर, प्रोफेसर ने कहा। मैंने जवाब में सिर हिला दिया। फ्रंट रो में एक ऊटपटांग सी टी-शर्ट पहने एक लड़का बैठा था। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा तो वो तेजी से पलकें झपकाने लगा। मनोज सर, उसने कहा। कहाँ के हो? मैंने कहा। सारनाथ सर, उसने कहा। तुम्हारे पेरेंट्स वहाँ क्या काम करते हैं? हमारी जमीन है सर, मेरे पिता किसान हैं। मैं फौरन नर्म पड़ गया। तुम किसान नहीं बनना चाहते? उसने जवाब नहीं दिया। वो सोच रहा था कि पता नहीं सवाल के जवाब से उसका क्या आकलन किया जाएगा। मैं समझ गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम? मैंने पूछा। नो सर, उसने नर्वस होते हुए कहा। शर्माओ नहीं, बताओ। टू मच इंग्लिश सर, मैं अंग्रेजी अच्छे से समझ नहीं पाता। तो सीख जाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। ओके, मैंने कहा। उसने सिर हिला दिया। फिर मैं प्रोफेसर की ओर मुड़ा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं प्रोफेसर मुस्कुरा दिया। उसे देखकर मुझे कोटा वाले मिस्टर पुली की याद आ गई। मैं जब ग्लासेस के राउंड लेकर लौटा तो 1 दर्जन दस्तावेज मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे फोन ने बीप किया। आरती ने मैसेज भेजा था। R2020 देखा? हाँ, मैंने जवाब दिया। कैसा लगा? वो जानना चाहती थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने दस्तावेजों को देखने लगा। फोन की फिर बीप हुई। उसने मैसेज किया था ? गुड लक फॉर द रेवोल्यूशन, मैंने कहा। थैंक्स, उसका जवाब आया। मैं सोचने लगा कि क्या बातचीत यहीं खत्म हो गई। यू आर वेलकम, फिर भी मैंने कह दिया। जानकर अच्छा लगा, उसने कहा। क्या? मैंने लिखा। यही कि मुझे अब भी वेलकम किया जा रहा है, उसने कहा। मुझे समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। लड़कियों के सरल से सरल मैसेज भी बहुत जटिल अर्थ वाले हो सकते हैं। मैंने एक और मैसेज लिखा। उस शाम के लिए आई एम सॉरी। मैं सोच रहा था कि यह मैसेज भेजूं या नहीं कि फोन फिर बीप हुआ। उस शाम के लिए सॉरी, उसका मैसेज आया। मैं संयोग से हैरान रह गया। मैंने अपना मैसेज डिलीट किया और एक नया मैसेज लिखा। इट्स फाइन, मुझे लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे चंद ही सेकंड बाद एक जवाब मिला। डोंट वरी अबाउट इट। मैं बहुत पसोपेश में पड़ गया था, इसलिए मैंने अपना फोन रख दिया। आखिर वो चाहती क्या है? लड़कियां कभी कुछ सीधे सीधे क्यों नहीं बोल सकती? डोंट वरी अबाउट इट? क्या वो केवल फॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, या उसका मतलब यह था कि मैंने उसे किस किया तो कोई बात नहीं और मुझे इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है? सबसे जरूरी सवाल यह था कि हमारा चैप्टर क्लोज हो गया था या एक नया चैप्टर खुल गया था। मैं उससे इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि चीजें इसी तरह बीच में अटकी रह जाएं। एक किस और उसके बाद उसकी खामोशी ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। मैं उसे केवल एक बार किस नहीं करना चाहता था, मैं उसे लाखों बार किस करना चाहता था, या मैं उसे इतनी बार किस करना चाहता था जितनी बार कोई लड़का किसी लड़की को एक पूरी जिंदगी में किस कर सकता है। मैं नहीं चाहता था कि उससे मैसेजेस में सिमट कर बात करूं। मैं चाहता था कि वो हमेशा मेरे साथ हो। अब मैं राघव की जरा भी फिक्र नहीं करता था। वो वैसे भी अपने उस गुलाबी अखबार के साथ एक भूली हुई कहानी हो चुका था। आरती एक बेहतर लड़के की हकदार थी और मुझसे बेहतर और कौन हो सकता था। हमारा कॉलेज इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने जा रहा था, जबकि राघव अपनी पूरी ईमानदारी भरी क्रांतिकारी जिंदगी में भी अपने खुद के 1 करोड़ रुपए नहीं देख सकता था। मेरे दिमाग में ये सारे विचार उसी तरह उड़ने लगे जैसे पिंजरा खोल देने पर परिंदे उड़ जाते हैं। बहुत हुआ, मैंने जोर से कहा और अपना फोन उठा लिया। आई लव यू, मैंने मैसेज लिखा और सेंड बटन पर अपना अंगूठा रख दिया। लेकिन फिर मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया और उसके बजाय एक और मैसेज लिखा, आई मिस यू। ये पहले वाले की तुलना में सॉफ्ट मैसेज था, लेकिन फिर मैंने उसे भी हटा दिया। मैं फिर अपनी फाइलों के पास चला आया, लेकिन मैं एक वाक्य भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। मुझे फौरन उसके बदन की गर्माहट याद आई जब मैंने उसे बाहों में भरा था। मुझे हवा के कारण मेरे चेहरे पर गिरते उसके बालों की लटें याद हो आईं
और फिर मैंने एक बार फिर उस पल की कल्पना की जब मैंने उसे चूमा था। मेरे फोन की घंटी बजी। उसका फोन था। मेरे भीतर का एक हिस्सा फोन नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मैंने एक लिंग में ही फोन उठा लिया। हाय, उसने कहा। आरती? हाँ, उसने कहा। उस दिन मैंने अपनी हद पार कर ली थी। मैंने कहा, इस बात को बार बार मत कहो। क्या सब ठीक है? रियली? मैंने कहा, रियली? तुम्हें पेपर कैसा लगा? ईमानदारी से जवाब देना। मैं हैरान था कि उसने कितनी आसानी से विषय बदल लिया। एक पेज पर कार्यक्रम, दूसरे पर मेगा रेवोल्यूशन। अजीब बात नहीं है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, पेपर इसी तरह सबकी नजर में आएगा। पाठकों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? रिस्पॉन्स तो माइंड ब्लोइंग है। दैनिक वाले राघव के एक्स बॉस ने उसे बधाई देने के लिए कॉल किया। वो इतनी उत्साहित थी कि हकलाने लगी। वेल, मुझे अखबारों के बारे में भला क्या पता, यदि दैनिक वाले पसंद कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मैंने सपाट तरीके से कह दिया। तुमने तो अभी कुछ नहीं देखा है, राघव कुछ बड़ी स्टोरीज पर काम कर रहा है। ग्रेट, मैंने कहा। मेरा लहजा अब थोड़ा नर्म पड़ा था। सॉरी, मैं केवल उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन पहला अंक देखकर मैं बहुत रोमांचित हो गई थी। मैंने होटल लॉबी में भी कुछ कॉपी रखी हैं। वो खिलखिलाते हुए बोली, आई एम श्योर टूरिस्टों को यह देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे देश की कैसी 12 बजी हुई है। या शायद वो वैवाहिकी पसंद करेंगी, आरती ने कहा। लगता था वो शाम अब एक दूर की याद बन गई थी। लड़कियां कितनी आसानी से ऐसा दिखावा कर लेती हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या वो अपने दिमाग से यादों को मिटा देती हैं, उन्हें एक तरफ बुहार देती हैं, या वो केवल बहुत अच्छी एक्ट्रेस होती हैं? आरती, मैंने कहा। क्या हो यदि मैंने कहा और रुक गया। क्या हो यदि मैं क्या? उसने सवाल पूछ लिया। अब ये मुझ पर था कि या तो मैं बच निकलूं या कोई ऐसी चलताऊ चीज कह दूं जो मैं सालों से कहता आ रहा था, जैसे कि क्या हो यदि मैं कहूं कि तुम अमेजिंग हो। या मैं किसी आम इंसान की तरह उसे कह सकता था कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, फिर चाहे ऐसा कहने के बाद वो मुझसे कभी बात ना करे। मैंने दूसरा विकल्प चुना। क्या हो यदि मैं तुम्हें एक बार फिर किस कर लूं? गोपाल, उसने कहा। उसकी आवाज में हैरत भरी थी। इतनी सरप्राइज मत हो, हमने किस किया था याद है? मुझे नहीं पता क्या हुआ था, उसने कहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे कुछ पता ही ना हो क्या हुआ था? इस सवाल से बचने की कोशिश मत करो, मैंने कहा। क्या? उसकी आवाज में एक अजब सी झिझक थी। क्या हो यदि मैं तुम्हें फिर किस कर लूं? मैंने अपना सवाल दोहराया। मुझे नहीं पता, उसने कहा। उसने हाँ तो नहीं कहा था, लेकिन उसने गुस्से में आकर फोन भी नहीं रखा। मैं ऐसा फिर कर सकता हूं, मैंने कहा। नहीं, ऐसा मत करना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, मैंने इतना ही कहा कि कर सकता हूं। क्या हम किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकते? उसने कहा। हम फिर मिले, मैंने कहा। कहाँ? उसने कहा। एक बार फिर उसने ना कहा ना हाँ। उसने ये भी नहीं पूछा कि कब, उसने केवल जगह पूछी। इसका यह मतलब था कि वो मुझसे मिलना चाहती थी, जबकि मैंने उसे चेतावनी दी थी कि मैं उसे फिर किस कर सकता हूं। मेरे दिमाग में 1 दर्जन स्माइलीज तैरने लगी। मैं काम के बाद तुम्हें मिलूंगा। तुम्हारा काम कब तक पूरा हो जाता है? 6 बजे। लेकिन आज नहीं, राघव के यहाँ कुछ दोस्त आने वाले हैं, पहले अंक की खुशी में। पार्टी? हाँ, पार्टी जैसे ही कुछ सादा सा कार्यक्रम रहेगा। राघव के पास पार्टी करने के पैसे नहीं है, सब कुछ पेपर में लग गया। तुम चाहती हो कि मैं उसे कुछ पैसे दूं? मैंने इस वाक्य के एक एक शब्द का मजा लेते हुए कहा। स्टॉप इट गोपाल। तो कल 6 बजे मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, मैंने कहा। ओके, हम कहाँ जाएंगे? उसने कहा। किसी प्राइवेट जगह पर, मैंने कहा। वो एक पल के लिए रुकी। जहां हम बातें कर सकें, मैंने आगे जोड़ दिया। अच्छा, मुझे बता देना, आप 2105 में हैं मिस्टर मिश्रा? मैंने रमाडा में एक रूम बुक कराया था। मैंने एक रात बिताने के 5000 रुपए चुकाए थे। क्या हम लगेज ले जाने में आपकी मदद कर सकते हैं सर? रिसेप्शन पर खड़ी महिला ने मुझसे पूछा। मेरे पास बस यही है, मैंने अपने बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। ये आरती हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, और ये आपको अपने रूम तक ले जाएंगी। आरती ने अपने कंप्यूटर से नजर उठाकर देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हेलो, मैंने यथासंभव उदासीनता दिखाते हुए कहा। ओह हाय, आई मीन गुड इवनिंग, वो हड़बड़ाते हुए बोली। आरती, ये मिस्टर गोपाल मिश्रा हैं, गंगा टेक के डायरेक्टर। ये 2105 में रुकें, प्लीज इन्हें इनके रूम तक ले जाओ। श्योर श्योर, आरती ने कहा। वो अब भी शॉक थी। वो खड़ी हो गई। हम एलिवेटर की ओर बढ़े।
हाउसकीपिंग स्टाफ का एक सदस्य हमारे साथ एलिवेटर में दाखिल हुआ। हम बात नहीं कर सके। सेकंड फ्लोर कॉरिडोर में जाकर ही वो कुछ कह पाई। गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह फुसफुसाया, लेकिन वो मुझसे 2 कदम आगे आगे चलती रही। मैंने कहानी गढ़ रखी थी। मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि हम दोनों के लिए रूम बुक कराया है। हमारे एक सीनियर गेस्ट फैकल्टी लंदन से आने वाले थे, तो उन्होंने आखिरी वक्त में अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हम पहले ही इस रूम के लिए पे कर चुके थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही रमाटा की हॉस्पिटैलिटी के मजे लूं। क्या? तो मुझे तो बताते, मैं तुम्हें पैसा रिफंड करवा देती। रहने दो, मैं इससे पहले कभी किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुका हूं। एक बार इसे भी आजमा लेते हैं। हम 2105 में पहुंचे। उसने मैग्नेटिक की कार्ड से रूम खोला। वो अपने यूनिफॉर्म में खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने फॉर्मल साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल जूड़े में कस के गुंथे हुए थे। मैंने बेड पर अपना बैग रख दिया। तुम रूम के फीचर्स जानना चाहोगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कोई मुझे पहले उनके बारे में बता चुका है। तुम पागल हो गोपाल। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए। मैं रूम के एक सिंगल सीटर सोफे पर बैठ गया। रुको ना, मैंने कहा। नहीं, मैं ड्यूटी पर हूं। 6 बजे के बाद? 5:30 पहले बज चुके हैं, मैंने कहा। मैं गेस्ट रूम में नहीं जा सकती। लेकिन तुम इस गेस्ट को जानती हो, बस 2 मिनट के लिए। वो दरवाजे तक गई और जितना हो सकता था उसे बंद कर दिया, लेकिन उसे लॉक नहीं किया। वो डेस्क के करीब एक कुर्सी पर बैठ गई और मुझे ताकने लगी। क्या हुआ? मैंने कहा। तुमने ये सब प्लान तो नहीं किया था ना? उसने पूछा। व्हाट प्लान? फैकल्टी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। फैकल्टी का नाम क्या है? उसने पूछा। मिस्टर एलन, मैंने कहा। ओह रियली? कौन से कॉलेज से? वे, मैंने झिझकते हुए कहा। देखा, झूठ बोलना बंद करो। भला मुझे कॉलेज के बारे में कैसे पता चलेगा? डीन को पता होगा। मुझे इतना ही पता है कि हमने एक रूम बुक किया था और मैं यहां चला आया। उसने सिर हिलाया। तुम्हारा काम खत्म होने के बाद कुछ देर यहीं समय बिताएं, मैंने कहा। लेकिन कैसे? यह अलाउड नहीं है। तुम क्या हमेशा वही काम करती हो जो अलाउड है? नहीं तो। लेकिन तुम में हिम्मत नहीं है, मैंने कहा। ऐसी बात नहीं है, उसने कहा और उठ खड़ी हुई। तुम जानते हो, किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने कहा। काम खत्म करो और यहां आ जाओ। हम खाना खाएंगे, 1 आध घंटे में चले जाना। और यदि रूम सर्विस ने मुझे देख लिया तो? उसने कहा। जब वे आए तब टॉयलेट में छुप जाना, मैंने कहा। यह तो बड़ी अजीब बात होगी। ओके, मैं तुम्हारे आने से पहले ही ऑर्डर कर दूंगा। सैंडविचेस लोगे? उसने अपना निचला होंठ चबाया और मेरे सुझाव पर कुछ देर सोचती रही। फाइन, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि जब मैं आऊं या यहां से जाऊं तब स्टाफ का कोई व्यक्ति यहां नहीं हो। श्योर, मैं कॉरिडोर में ही खड़ा रहूंगा। तुम्हें फोन पर ग्रीन सिग्नल दे दूंगा। वो मेरे पास आई और मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाई और कहा, तुम भी ना मुझसे कैसे कैसे काम करवाते हो। और वो कमरे से चली गई। मैंने क्लब सैंडविच, चॉकलेट केक और वाइन की एक बोतल ऑर्डर की। मैंने एक शावर भी ले लिया और इतने शैम्पू और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जितना मैं नॉर्मली पूरे हफ्ते में करता। उसने मुझे 6:30 बजे कॉल किया, कॉरिडोर चेक करो। मैं रूम से बाहर आया। सब ठीक है, मैंने कहा। साथ ही मैं अपना सिर दाएं और बाएं घुमाते हुए लगातार कॉरिडोर का मुआयना कर रहा था। 2 मिनट बाद हम कमरे में थे और दरवाजा अच्छी तरह लॉक था। शिफ्ट खत्म होने के बाद उसने चेंज करके एक सफेद बटन डाउन शर्ट और जीन्स पहन ली थी। तुम्हें पता है तुम स्टूपिड हो, उसने बिस्तर पर धम्म से बैठते हुए कहा। उसने अपना हाथ नाटकीय रूप से अपने सीने पर रख रखा था। मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। रिलैक्स, मैंने कहा। वो हंस पड़ी और तुम लकी हो कि यहां अभी तक कॉरिडोर में सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं, नहीं तो मैं ये स्टंट नहीं कर पाती। तो मेरी टाइमिंग सही थी, मैंने कहा। भूख लग रही है? मैंने सैंडविच की प्लेट का सिल्वर कवर खोला। भूख के मारे जान निकले जा रही है, उसने कहा। मैंने सैंडविच पे कुछ फ्रेंच फ्राइज और सलाद लगा दिया। आओ चलो खाते हैं। मैं बहुत थक गई हूं। मैं 8 घंटे तक एड़ियों के बल खड़ी थी। क्या मैं बिस्तर पर बैठकर खा सकती हूं? श्योर, मैंने कहा। मैंने उसकी ओर प्लेट बढ़ा दी। फिर मैंने अपने प्याले में रेड वाइन उड़ेल दी। तुमने वाइन की एक पूरी बोतल ऑर्डर की थी, उसने कहा। मैंने कंधे उचका दिए। तुम ड्रिंकिंग कब से शुरू कर दी? उसने कहा। शुक्ला जी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, मैंने कहा। तुम्हें वाइन अच्छी लगती है? मैं आमतौर पर व्हिस्की लेता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम वाइन पसंद करोगी। मुझे वाइन पसंद है, लेकिन मुझे अभी नहीं पीना चाहिए। यह मेरा वर्क प्लेस है। 1 गिलास, मैंने जोर देते हुए कहा। उसने धीमे से सिर हिलाया और गिलास ले लिया। राघव ज्यादा नहीं पीता, कभी कभी तो वो बहुत बोर लगता है।
उसने कहा और सिप लिया। नाइस, क्या है ये? जैकब्स क्रीक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया के नाम पर जोर देते हुए कहा। वो बोतल मुझे 2000 रुपए की पड़ी थी, लेकिन मैंने कीमत का जिक्र नहीं किया। अच्छी है, ये मुझ पर बहुत जल्दी असर करेगी। चिंता मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा, मैंने कहा। उसने दोनों हाथों में कसकर अपनी सैंडविच पकड़ ली और इस तरह खाने लगी जैसे वो किसी सूखाग्रस्त क्षेत्र से आई हो। धीरे धीरे, मैंने कहा। उसने खाते खाते ही जवाब दिया, मैंने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया है। जब तुम स्कूल में थी तब भी इसी तरह अपने चेहरे पर खाना लगा लेती थी, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। बशर्ते तुम मेरे लिए कोई खाना छोड़ देते। हे, मैंने केवल एक बार तुम्हारा टिफिन चुराया था, और वो भी आधा। मैं आज तक उस गुनाह की सजा भुगत रहा हूं। और रियली, उसने कहा, टीचर ने तो तुम्हें केवल एक पीरियड की सजा दी थी, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ अटका हुआ हूं, मैंने उदास सूरत बनाते हुए कहा। उसने अपनी प्लेट से एक फ्रेंच फ्राई उठाई और मुझ पर फेंक मारी। उसका निशाना चूका, वो सोफे पर जा गिरी। ऊप्स, उसे जल्दी से उठाओ प्लीज, मैं अपने ही होटल को गंदा नहीं कर सकती, उसने कहा। उसने अपने जूते निकालकर फेंक दिए और बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठ गई। मैंने उसके प्याले में और वाइन उड़ेल दी। मैं बहक जाऊंगी, उसने कहा, लेकिन अपना गिलास आगे बढ़ा दिया। उसने एक सिप लिया और समय देखा। बेडसाइड क्लॉक 8:30 बजे का वक्त बता रही थी। तुम कितनी देर तक रुक सकती हो? मैंने कहा। 9 बजे तक, उसने कहा। आधा घंटा और? 10? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। मॉम 50 सवाल पूछेगी, बशर्ते मैं उन्हें ये ना कहूं कि मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी, उसने कहा। तो उन्हें यही कह दो, मैंने फौरन कहा। लेकिन तब मुझे उसके लिए और 8 घंटे रुकना पड़ेगा, यानी रात के 2 बजे तक। परफेक्ट, मैंने कहा। पागल हो गए हो क्या? उसने कहा। मैं रात 2 बजे तक तुम्हारे रूम में नहीं रह सकती। क्यों नहीं? मैंने कहा। हमें साथ साथ वक्त बिताने का ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? यदि मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल जाए, उसने कहा और चुप हो गई। फिर वो हेडबोर्ड पर झुक गई। हमने आधी बोतल खत्म कर दी थी। मैंने अपने लिए थोड़ी और वाइन निकाली। यदि उसे पता चल जाए कि मैं इतने घंटों से किसी और के कमरे में हूं, तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। उसने अपनी बात पूरी की। वो ऐसा करेगा? वो मुस्कुरा दी। सच में नहीं, लेकिन हां, वो आग बबूला जरूर हो जाएगा। वो कुछ तोड़फोड़ कर देगा। उसने एक पॉजेसिव बॉयफ्रेंड का पार्ट निभाते हुए तकिया उठाया और मुझ पर फेंक मारा। और अगर उसे पता चल जाए कि वो कोई और मैं हूं, तब तो वो यकीनन तुम्हारी जान ही ले लेगा। उसे कभी पता नहीं चलेगा, आरती ने कहा। मैं सोफे से उतरा और बिस्तर के करीब आ गया। तो तुम डबल शिफ्ट कर रही हो? मैंने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा। श्योर, उसने कहा। मैं सुबह 2 बजे तक बकबक कर तुम्हारा दिमाग खा जाऊंगी। तुम ये बचपन से ही तो करती आ रही हो, मैंने कहा। उसने एक और तकिया उठाकर मुझ पर फेंक मारा। मैंने उसे पकड़ लिया और एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया। उसने अपने घर फोन लगाया था। मॉम, उसने कहा। हाँ, मैं अभी तक काम पर ही हूं, डबल शिफ्ट, अब क्या करूं? उसकी मां कुछ सेकंड तक बोलती रही। आरती ने अपनी बात जारी रखी। ये शिफ्ट स्टूपिड बेला को करनी थी, लेकिन वो कोई बहाना बनाकर नहीं आई। अपनी एंगेजमेंट के बाद वो बहुत बैक मारने लगी है। उसकी मां ने फिर कुछ कहा। आरती झुंझलाने लगी। बेला ने एंगेजमेंट कर ली तो मैं भी क्यों एंगेजमेंट कर लूं? हाँ, एक ना एक दिन कर लूंगी मॉम। ओके फाइन। हाँ, होटल की कार मुझे घर छोड़ देगी। बाय। उसने अपना फोन बिस्तर पर रख दिया। वो परेशान नजर आ रही थी। यू ओके? मैंने कहा। मुझे लगता है कि एक समय के बाद इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में कोई स्विच चालू हो जाता है। वो पढ़ाई 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 से शादी करने लग जाते हैं। तुम शादी नहीं करना चाहती? शादी करूंगी तो सही, उसने कहा और बिस्तर पर थपकियां देने लगी। लेकिन तुम किसी शोपीस की तरह क्यों खड़े हो? मैं बिस्तर पर सावधानी के साथ उससे दूर बैठ गया। तुम इस रूम के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो, प्लीज बी कंफर्टेबल। अच्छा, मैंने कहा। मेरा काम यही तो है, अपने मेहमानों को कंफर्टेबल महसूस कराना। उसने मुझे एक गेस्ट रिलेशन स्माइल दी। उसके दांतों पर रेड वाइन के धब्बे थे, लेकिन इसके बावजूद उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। मैं जूते और मोजे निकालने के लिए झुका। तुम्हें राघव को कॉल नहीं करना होगा? उसने सिर हिला दिया। उसे तो कोई होश ही नहीं है, वो एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहा है, उसने कहा और अपने प्याले में थोड़ी सी और वाइन उड़ेल दी। यदि उसने कॉल किया तो? मैंने कहा। उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। यदि उसका फोन आता है तो तुम एकदम चुप हो जाना और बाकी मैं संभाल लूंगी, उसने कहा। उसके स्पर्श ने जैसे मेरे भीतर आग लगा दी। उसने अपना हाथ हटा लिया। तो मिस्टर डायरेक्टर,
काम, लाइफ सब कैसा चल रहा है? मेरा सब कुछ मेरे काम ही है। कॉलेज चलाना कोई आसान बात नहीं है। केवल काम, उसने अपनी माँ की नकल करते हुए कहा। क्या? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? हम हंस पड़े और अपने गिलास आपस में टकराए। लेकिन मुझे तो वाकई अब जल्द से जल्द इंगेज हो जाना चाहिए। दबाव बढ़ रहा है। राघव क्या सोचता है? जाहिर है वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन यदि मैंने जोर डाला तो वो तैयार हो जाएगा। उसने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स राघव के लिए राजी होंगे? मैंने कहा, वो तो उसे बहुत चाहते हैं। मेरे पिता ने राजनीति में जाने की हमारी पारिवारिक परंपरा तोड़ी थी, इसलिए वे भी राघव के जज्बे को बहुत पसंद करते हैं। वो पैसा नहीं कमाता, इसके बावजूद वो कमाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर पैसा कमाएगा, आरती ने मनौती करते हुए कहा। और तुम मेरे रिलेटिव्स की तरह क्यों बात कर रहे हो? उसने रिमोट उठाया और टीवी चालू कर लिया। दिस इज सो बोरिंग, उसने कहा और न्यूज चैनल्स बदल दी। वो चैनल वी पर जाकर रुकी जहां एक आइटम गर्ल एक रीमिक्स वीडियो में नाच रही थी। उसने ना तो अपने हाथों की सर्जरी कराई है, उसने कहा, और ना ही नाक की, और शायद बूस की भी नहीं। क्या? मैंने कहा। मैं उसके शब्दों के चयन पर हैरान था। बूब जॉब, अपने बूस को ठीक करवाना ताकि वे बड़े नजर आए, उसने कहा। मैं हैरानी से उसकी ओर देखता रह गया। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, उसने कहा और मेरी बाह पर हल्के से चपत लगाई। मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह सहज हो सकती हूं। उसने फिर चैनल बदली और अब हम कहीं बीच से व्हेन हैरी मेट सैली देख रहे थे। आदमी और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते, बिली क्रिस्टल ने मेक रायन से कहा। उसके मुंह में एक टूथपिक था। बिल्कुल हो सकते हैं, हमें ही देख लो, आरती ने बेसाख्ता होते हुए कहा और वॉल्यूम बढ़ा दिया। मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। तुमने ये मूवी देखी है? मैंने पूछा। हाँ, और तुमने? मैंने सर हिला दिया। मैं अंग्रेजी फिल्म नहीं देखता था। चलो देखते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। मैं उसके करीब आ गया। वो मुझे संक्षेप में कहानी सुनाती रही और मैंने बेडसाइड पैनल से कमरे की लाइट मध्यम कर दी। हैरी और सैली की कहानी चल रही थी। वे मिलते, आपस में झगड़ते, लेकिन उनके बीच वास्तव में कभी कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। हम चुपचाप वो फिल्म देखते रहे। वाह, हमने पूरी बोतल खत्म कर दी, उसने कुछ देर बाद कहा। फिर उसने एक तकिया उठाया, उसे मेरी गोद में रखा और उस पर अपना सिर रखकर बाकी फिल्म देखने लगी। तुम कंफर्टेबल हो ना? उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। टीवी की लाइट में उसकी आंखें चमक रही थी। मैं जरा झिझका, फिर अपना हाथ धीमे से उसके सर पर रख दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसने कोई ऐतराज नहीं किया। मुझे उसके साथ होना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी भरा लम्हा इससे पहले कोई नहीं आया था। आरती, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। उसकी आंखें अब भी टीवी पर जमी हुई थी। क्या तुम्हें इस तरह मेरी गोद में लेटना अच्छा लग रहा है? उसने सहमति में सर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर जमी हुई थी। तुम शाम से घाट से क्यों चली गई थी? मैंने पूछा। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। मूवी देखो, ठीक है? उसने कहा। क्या तुम फिर ऐसे ही भाग जाओगी? मैंने कहा। मेरी आवाज भारी थी। उसने भांप लिया कि मैं तनाव में हूं। उसने टीवी को म्यूट कर दिया और उठकर बैठ गई। तुम ठीक हो ना गोपाल? उसने कहा। उसकी आवाज जरा लड़खड़ा रही थी। टीवी की लाइट हमारे चेहरे पर टिमटिमा रही थी। यदि तुम चाहो तो अभी जा सकते हो, मैंने कहा। मेरी आवाज मेरे गले से बामुश्किल ही निकल पा रही थी, क्योंकि यदि तुम मेरी जिंदगी में और कुछ समय रही और उसके बाद गई तो। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया था। ऑस्ट्रेलिया की वाइन ने एक हिंदुस्तानी के दिल को खोल कर रख दिया था। शट अप, उसने कहा और मेरे मुंह पर अपनी हथेली रख दी। ड्रामा क्वीन, सॉरी ड्रामा किंग। लेकिन मैं ड्रामा नहीं कर रहा था। मैं वाकई उससे दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं भी अकेली हूं गोपाल, बहुत अकेली। क्यों? राघव के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि मैं क्यों काम करना चाहती हूं। वे समझ नहीं पाते कि आखिर डीएम की बेटी को मेहनत करके पैसा कमाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। मेरी सभी फ्रेंड्स की शादियां हो रही हैं, वे अपने किड्स की प्लानिंग कर रही हैं और मैं ऐसा नहीं कर पा रही। मैं अजीब हूं। तुम सबसे अलग हो, मैंने उसकी बात सुधारते हुए कहा। मैं सबसे अलग क्यों हूं? मैं नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती, अपने घर पर संतुष्ट पति का इंतजार करती हुई? ये नॉर्मल नहीं है, ये बैकवर्ड है। राघव मुझे बहुत तनाव में डाल देता है।
मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ठीक से सोच पा रहा है। उसने अपनी आज़ादी के लिए अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया। आखिर इस तरह वो कैसे पैसे कमा पाएगा? मेरे ख्याल से तुमने कहा था कि वो एक न एक दिन जरूर पैसे कमाएगा। वो तो मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा था, लेकिन मैं जिस बात से डरती हूं उसके बारे में तुमसे बात कर सकती हूं ना? उसने कहा। ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, मैंने कहा और उसके गालों को सहला दिया। हम फिर टीवी देखने लगे। एक रात सैली बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। हैरी उसके घर आता है, वो उसे दिलासा देता है। वे किस करते हैं। पता नहीं इस सीन ने मुझे मोटिवेट किया या ये शराब का असर था, या फिर शायद मुझे लगा हो कि मुझे अब दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। मैं आरती को किस करने के लिए उस पर झुका। उसने हैरत से मेरी ओर देखा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वो बस देखती रही। मैंने उसे फिर चूमा, इस बार और जोर से। 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ और उसके बाद वो भी मुझे चूमने लगी। हमने बार बार किस किए। मैंने उसके होठों को, उसके गालों को, उसके माथे, उसकी नाक, उसके कान और एक बार फिर उसके होठों को चूमा। मैंने लाइट बुझा दी। जब मैंने उसे फिर अपनी बाहों में लिया तो उसने कहा, यह गलत है। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। मेरे हाथ उसके शर्ट के बटन्स टटोलने लगे। नहीं, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने अपना दूसरा हाथ उसके शर्ट में डाल दिया। थैंक गॉड हमारे 2 हाथ होते हैं, वरना हम कुछ कर ही ना पाते। आखिरकार मेरी हथेलियां उसके ब्रेस्ट पर थीं। गोपाल, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? उसने कहा। मैंने सर हिला दिया। हमें ऐसा। उसने एक और किस्से मेरा मुंह बंद कर दिया। वो जरा छटपटाई, लेकिन मैं उसे लगातार चूमता रहा। अब उसने भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, पहले धीरे, फिर मेरे साथ साथ, और फिर वो मुझसे भी आगे निकल गई। ये गलत है गोपाल, उसने कराहते हुए कहा। उसने मेरे निचले होंठ पर काट लिया। मैं किसी से जवाब देता रहा। मूवी खत्म हो चुकी थी। मैंने बैकग्राउंड में शैम्पू के विज्ञापनों की आवाज सुनी, जबकि मैं उसके टॉप को निकालने के लिए खींच रहा था। ऐसा मत करो गोपाल, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मेरा काम आसान बना देने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैंने अपनी शर्ट निकाल दी। इस बार जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो उसकी गर्माहट और नरमाहट मेरे बदन में घुल गई। मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूं, मैंने कहा। बोलना बंद करो, उसने मुझे बीच में मरोड़ दिया। मैंने उसके कंधे पर धीमे से धकेला ताकि उसे बिस्तर पर लेटा सकूं। फिर मैंने अपने बचे हुए कपड़े भी निकाल दिए। वो दूसरी तरफ देखती रही। क्या? मैंने कहा। उसने मुझसे नजरें मिलाए बिना सर हिला दिया। मैं उसके बगल में लेट गया। वो मुझे पैशन के साथ चूमने लगी, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में झांकने के लिए रुका, वो दूसरी तरफ नजरें फेर लेती। मैं उसकी जीन्स उतारने के लिए अपने हाथों को नीचे की ओर ले गया। उसने मुझे आखिरी बार रोका। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे याद दिलाते हुए कहा। मैं इस हकीकत के साथ सालों से जी रहा हूं। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं गोपाल, उसने लगभग सुबकते हुए कहा। तुम कमाल की लड़की हो, मैंने कहा। मेरी उंगली उसकी नाभि पर की। मैं उसे वहां चूमने के लिए रुका। दुनिया की सबसे कमाल की लड़की। मैंने उसका हाथ अपने शरीर पर रख दिया और फिर से उसकी जीन्स उतारने की कोशिश करने लगा। लड़कियां दुनिया की सबसे टाइट जीन्स पहनती हैं। मुझे लगा कि उसकी मदद के बिना उसे उतारना नामुमकिन है। कुड यू? मैंने 5 मिनट तक कोशिश करने के बाद कहा।